हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm-hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोहरे और डियर, आज की इस क्लास में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं अल नीनो और ला नीना के बारे में। एग्जैक्टली ये क्या होता है, बहुत बारीकी से समझेंगे कि अल नीनो और ला नीना ट्रिगर कैसे होता है, कैसे मैकेनिज्म रन करता है और किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक लोकल फिनोमेना का ग्लोबल इंपैक्ट है, एक स्थानीय स्तर की घटना जिसका वैश्विक प्रभाव है। आज की इस क्लास में इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक केवल और केवल जनरल स्टडीज के लिए उपयोगी नहीं है। ये टॉपिक आपको इसलिए भी पता होना चाहिए बिकॉज ये टॉपिक अक्सर करंट अफेयर में बना रहता है। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि अक्सर कोई भी वेदर फिनोमिना, कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कह दिया जाता है सामान्य रूप से अल नीनो और ला नीना को। एक जनरल आइडिया में यह कह दिया जाता है कि भाई इसका रीजन जो है वो अल नीनो और ला नीना है, अगर कोई भी इंपैक्ट इस प्रकार का दिखाई दे तो। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है तो फिर इस केस में तो ये फिनोमिना की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। एडवांस में फिर इसमें कुछ और चीजें भी ऑप्शनल में ऐड होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल स्टडीज के अकॉर्डिंगली भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज के एक तरह से करंट अफेयर या करंट इशू या करंट इवेंट के तौर पर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और थर्डली अगर मैं कहूं तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो फिर तो पता होना ही चाहिए। एक और बात ध्यान से सुनिए, मेक इट श्योर कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो या फिर वर्ल्ड में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी ये टॉपिक जो है वो कवर करेगा अगर आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखते हैं तो। क्लियर? नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आप टोटलिटी में पूरी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो अभी इस सप्ताह जो सैटरडे है डियर, उस सैटरडे में रफली अराउंड 7 आवर की क्लास में, मैराथन की क्लास में मैं ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के सारे मेजर टॉपिक्स को, मेजर कंसेप्ट्स को एक ही क्लास में कंक्लूड करूंगा। दिस विल बी अ रिवीजन टाइप ऑफ क्लास। एक क्लास होगी जिसमें मैं करंट अफेयर को स्टैटिक्स से कनेक्ट करते हुए 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मेक इट श्योर कि जनरली आप लोगों का मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज आता रहता है भाई, और मैं देखता भी रहता हूं उस चीज को कि स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि सर थोड़ा यूट्यूब पर भी जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करी जाए। बट अभी बीते कुछ समय से मेरा एंगेजमेंट जो है वो क्लासेस में बढ़ चुका था। जो P2I की क्लासेस हैं या फिर ऑप्शनल की क्लासेस हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस लगातार चलती रहती हैं। अभी एक बैच और लॉन्च हुआ है, जनवरी माह का ये बैच है ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शनल बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल जो रिपब्लिक डे सेल है इसके तहत इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच यानी कि फुल P2I प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाला बैच, ये भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसका भी पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, इन बैचेस में मेरे एंगेजमेंट बढ़ने के कारण जो है वो कुछ समय से मैं YouTube पर क्लासेस ना के बराबर ले पा रहा था। अब देखिए, आप सभी के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये क्लास बहुत लंबे समय बाद आएगी और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्लास को लाइव देखें। आप इस क्लास को एंजॉय करें और इसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज को आने वाले ईयर्स के लिए और भी ज्यादा शार्पिन कर लें। मैं बहुत श्योरिटी से कहता हूं, नेवर बिफोर यू विल गेट द थिंग्स, मतलब मैं बहुत डिटेल में, बहुत शार्पनेस के साथ इस क्लास में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। लाइव क्लास है सैटरडे को 11 बजे, यानी कि 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को यह क्लास होगी सैटरडे के दिन। तो इसको जो है वो चैनल पर इवेंट लग चुका है, आप उसे जाकर एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इवेंट को लाइक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन ध्यान से मिल जाए। चलिए सबसे पहले आते हैं अल नीनो ला नीना होता क्या है। ओके, नाउ जरा फोकस करिएगा। सबसे पहली चीज इज व्हाट इज अल नीनो एंड ला नीना। ला नीना, पहली बात तो सुनो भाई, अल नीनो और ला नीना एक वेदर इवेंट नहीं है, ये कोई मौसमी घटना नहीं होती, ये एक्चुअल में सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन है। ओके, सागरीय जो जल है इसका तापमान अर्थात टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अब यहां मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेक इट श्योर कि अल नीनो और ला नीना के लिए पहली बात तो ये कही जाती है, दीज आर द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ये क्राइस्ट के दो चाइल्ड हैं, एक बॉय और एक गर्ल।
ठीक है, बट एक्चुअली में होता क्या है, तो यहां ध्यान से सुनिए। इसके लिए एक और स्टेटमेंट दिया जाता है और इस स्टेटमेंट से शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके लिए कहा जाता है दैट ये एक लोकल फिनोमिना है, लोकल इवेंट है, बट इसका एक ग्लोबल इंपैक्ट है, ग्लोबल इंपैक्ट है। अर्थात यह एक स्थानीय स्तर पर होने वाली घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय स्तर पर होने वाली घटना है, लेकिन इसका एक वैश्विक प्रभाव है, अर्थात यह पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करती है, वर्ल्ड या पूरे विश्व पर इसका प्रभाव है। ठीक, अब कैसे इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है, जरा ध्यान से देखिएगा और फोकस्ड होकर सुनिएगा। देखें, अगर मैं यहां डायग्राम बनाऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है कि एटलस पर मार्किंग्स को लगा लिया जाता है एंड दे सेज कि अब इन मार्किंग्स को हम याद कर लेंगे। ठीक है, यूपीएससी जब प्रश्न पूछेगा मैप पर आधारित तो डेफिनेटली हम एटलस पर मार्क कर चुके हैं तो हमें चीजें पता होंगी। याद रखिए, रैंडमली किसी व्हाइट पेज पर कुछ मार्किंग्स को या फिर रैंडमली पेज पर कुछ अक्षरों को आप लिख लें एंड यू थिंक्स कि आपको उनका ऑर्डर याद होगा, उनका सीक्वेंस याद होगा या फिर उनके बारे में कोई लॉजिक आपको पता होगा, तो ये केवल और केवल दिस इज लाइक अ थिंग के दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपको अगर चाहिए है कि आपको एक्चुअल में जो लोकेशंस है, जो मार्किंग्स है वो पता हो, तो सबसे पहले तो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फ्री हैंड मैप ड्रॉ करते आना चाहिए। दिस इज अ मेजर रिक्वायरमेंट। यूपीएससी मैप पर आधारित प्रश्न ही इसलिए पूछता है ताकि वो चेक कर सके आपका टेम्परामेंट, कि आपने कितना समय जो है अपने सब्जेक्ट के साथ बिताया है। तो यहां ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो आपको मैप की प्लॉटिंग आनी चाहिए। दिस इज सेंट्रल अमेरिका, यहां से आप प्लॉट करते हुए आएंगे तो यह है दक्षिण अमेरिका। अब देखिए, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में इसे मैप को ड्रॉ करना समझा रहा हूं। जो मैराथन की क्लास होगी उसमें ड्रॉ करना ही नहीं, इसके एक एक इवेंट, एक एक पॉइंट का करंट अफेयर के साथ आई विल एक्सप्लेन इन दैट क्लास। ओके, सो दिस इज उत्तरी अमेरिका। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये है कैनेडियन शील्ड। यहां से आप जाएंगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये अलास्का वाला पोर्शन है। यहां से आप आओगे तो कैलिफोर्निया वाला इलाका स्टार्ट होता है, जहां पर अभी आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है। उसके पहले वेक्वीटा फिश से रिलेटेड आपने करंट अफेयर के कारण इसे न्यूज में देखा था। ठीक है, इसके पश्चात आप आओगे तो ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज अफ्रीका, और अफ्रीका को अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से होगा। दिस इज अफ्रीका का पोर्शन। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें जो 3 देश आते हैं मेनली, और एक है स्मॉल कंट्री। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 नेशंस हैं। यहां से आप चलते हुए जाओगे, दिस इज अरब का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप से चलना स्टार्ट करोगे, दिस इज ग्रेट इंडिया, ये हमारा भारत। ये साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। यहां आप देखेंगे तो वियतनाम, यहां नीचे आएंगे तो कंबोडिया, अंदर लाओस, यहां थाईलैंड, यहां म्यांमार, यहां पर नीचे आने पर मलेशिया आपको दिखाई देगा। एंड सेम एज यहां चाइना, और इस टाइप से आप चले जाएंगे। अनदर थिंग, यहां से आप चलते हुए आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा ग्रीस, इस साइड आपको दिखाई देगा इटली, देन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके पश्चात आपको इस तरीके से जो है वो साइबेरिया वाला पोर्शन दिखाई देगा। नाउ यहां ध्यान से देखिए, जरा मैं मार्किंग कर दूं जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, दिस वन इज बच्चों यूरोप, दिस वन इज एशिया, ये है अफ्रीका, और अभी मैंने ड्रॉ नहीं करा है बट दिस साइड इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा कि अल नीनो और ला नीना एक लोकल फिनोमिना है बट ग्लोबल इंपैक्ट है, तो ध्यान से देखिए, ये अल नीनो और ला नीना की कंडीशन निर्मित होती है बेसिकली इसके बिल्कुल विपरीत साइड, अर्थात प्रशांत महासागर में। बट डियर, प्रशांत महासागर में होने वाली इस घटना का पूरे वर्ल्ड पर कैसा इंपैक्ट है, तो सबसे पहले आप इंपैक्ट को समझिए। देखिए, आप पाओगे कि सिर्फ अल नीनो और ला नीना के आने से, खासकर जो कंडीशन है विच इज कॉल्ड एज अल नीनो, यह होती है विनाशकारी कंडीशन। फाइन, अल नीनो की कंडीशन। और इस अल नीनो की कंडीशन पर आप क्या पाओगे,
तो इस अल नीनो की कंडीशन पर सबसे पहले आप पाएंगे डियर जो आटाकामा का डेजर्ट है जो कि इस इलाके में आता है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आप जरा इस स्लाइड को मैं डुप्लीकेट कर लूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लूंगा और इसके पश्चात आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। नाउ ध्यान से देखें, अल नीनो और ला नीना के कारण आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यह हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को जरा मैं कंप्लीट करूं तो यहां आपको जो है ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन दिखाई देगा, न्यूजीलैंड वाला पोर्शन दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है यहां पर आपको कामचटका का प्रायद्वीप, यहां पर जापान वाला इलाका, दिस इज होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्योशु, वियतनाम, ये छोटे छोटे द्वीप है। बहुत सारा सीक्वेंस में मैं आपको बहुत डिटेल में याद कराऊंगा। नाउ ध्यान से देखिए, केवल और केवल इस वेदर फिनोमिना के कारण, इस इवेंट के कारण आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेगा। यहां पर आटाकामा का मरुस्थल है डियर, इस एरिया में आपको फ्लड देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिलेगी। आटाकामा का वो मरुस्थल जिसमें एक्चुअल में अगर आप देखें तो बीते 25 वर्षों में अगर सामान्य स्थिति है तो 25 वर्षों की सामान्य स्थिति में केवल 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और डियर अल नीनो की कंडीशन पर यहां पर अचानक से बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आ जाने के कारण आप इमेजिन करिए कि एक एरिया जो कि पूरी तरह से मरुस्थलीय हो, डेजर्टिफाइड हो, उस प्लेस में सडनली कुछ ही हफ्तों के अंदर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए। अर्थात 25 वर्षों में जितनी वर्षा नहीं हुई वो कुछ हफ्ते में हो जाए, तो डियर वो एरिया मैसिव फ्लड की कंडीशन में होगा। और दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक है, शुष्क जो है डेजर्टिफाइड एरियाज में से एक है आटाकामा का मरुस्थल। इधर पर आ जाती है बाढ़, आटाकामा मरुस्थल, यहां पर बाढ़। ऑस्ट्रेलिया में डियर हमें मैसिव लेवल पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है, फॉरेस्ट फायर। और इसी तरीके से आप पाएंगे कि इंडिया में आ जाता है सूखा यानी कि ड्रॉट। भारत में आ गया सूखा, ऑस्ट्रेलिया में हो गई जंगलों की आग, आटाकामा के मरुस्थल में आ गई बाढ़, और डियर जो अफ्रीका है यहां पर पड़ गया अकाल। और अकाल किस प्रकार का, तो आप जस्ट इस बात को इमेजिन करो कि कुछ वर्षों में जो अल नीना की कंडीशन क्रिएट हुई थी, अल नीनो की कंडीशन बेसिकली क्रिएट हुई थी, उसके कारण अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा इतने बड़े स्तर पर इंपैक्ट हुई दैट वो यूनाइटेड नेशन जिसने बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करी थी ऑस्ट्रेलिया आसपास के कई क्षेत्रों से एकत्रित कर अफ्रीका को, कि डियर आप अपने देश में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक जो बिग साइज एनिमल है, एलिफेंट है, जिराफ है, राइनोज है, आप इनका प्रोटेक्शन करें। और इसके लिए अफ्रीका में नेशनल पार्क स्टैब्लिश करे गए थे। सोचकर देखिए उन देशों की क्या कंडीशन रही होगी कि ऑर्डर दिया गया अफ्रीकन नेशंस में दैट गो एंड कट दैट एनिमल्स। वो जीव जो बेसिकली रह रहे हैं नेशनल पार्क में, जिनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क स्टैब्लिश करा गया था, फंडिंग दी गई थी ताकि उन एनिमल्स को बचाया जा सके। इमेजिन करिए सेम वर्ल्ड में कितनी मैसिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होगी दैट उस नेशन ने ऑर्डर दिया कि जो नेशनल पार्क में एनिमल्स अभी हैं जाइए उन्हें कट करिए और उनका मीट जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, बिकॉज देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं है। कंडीशन यह है कि नेशनल पार्क के एनिमल्स को कट करने का ऑर्डर दिया गया है। आप एक बार इमेजिन कर देखिए वहां रहने वाले लोगों ने कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो उस देश में शायद किसी गांव के आसपास उपस्थित होंगे, उन सभी को खा लिया है। तब भी बारिश नहीं हो रही, जमीन से उत्पादन शून्य, सिंचाई व्यवस्था स्टैब्लिश नहीं हुई, पूरा सिस्टम कोलैप्स। और ये अभी की दुनिया में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बंगाल में फेमाइन आया था उस समय ऐसा हो रहा था, बंगाल के समय अकाल था तो इस प्रकार की स्थिति थी। एक्चुअल में ये अभी रिसेंट वर्ल्ड में हो रहा है। आप जस्ट गो एंड गूगल, आप चेक करिए। ये एक अफ्रीकन नेशंस में कई देशों के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि नेशनल पार्क के अंदर अब जो एनिमल्स बचे हैं डियर उन्हें कट करें, बिकॉज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है देशों में। ऐसी भीषण स्थिति निर्मित हो जाती है बिकॉज ऑफ ला नीना, अल नीनो। ला नीना एक डिफरेंट कंडीशन है, जो मैं बात कर रहा हूं वो अल नीनो की कंडीशन है। अभी मैं आपको पूरा इसका इवेंट समझाऊंगा। इसी तरीके से आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर, इंडिया में सूखा, अफ्रीका में अकाल, और आगे बढ़िए आटाकामा के मरुस्थल में बाढ़ आ चुकी है। अब यहां देखिए विश्व की महाशक्ति और एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट माना जाने वाला इज यूएसए या उत्तरी अमेरिका। फाइन, आपको उत्तरी अमेरिका में ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल है
ये कम दिखाई देगा, अर्थात जो वर्षा होती है ये कम दिखाई देगी और सूखे जैसी स्थिति दिखाई देगी यूएसए में। परंतु सबसे ज्यादा डाइवर्स इफेक्ट तो डियर आपको दिखाई देगा इस स्थान पर, जो है कैरेबियन द्वीप। जो कैरेबियन द्वीप है, इन द्वीपों में आप पाओगे कि चक्रवातीय वर्षा नहीं होगी। ओके, और चक्रवातीय वर्षा नहीं होने से आप एक बात समझ जाएं दैट इस इलाके में भीषण सूखा पड़ेगा। जो कैपिटल्स हैं फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, जैसे क्यूबा जो है वो शुगर के लिए, बहामास, जमाइका या आसपास का एरिया जो है टोबैको के लिए, ऐसे बड़े प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन आइलैंड्स पे भीषण सूखा होगा, क्योंकि डियर यहां पर चक्रवाती वर्षा है वो नहीं होगी। अर्थात उत्तरी अमेरिका में आपको सूखा दिखाई देगा, कैरिबियन द्वीपों में चक्रवाती वर्षा नहीं दिखाई देगी, आटाकामा में फॉरेस्ट फायर हो चुकी है, और डियर अब ये बचा है बेचारा यूरोप। एंड मेक इट श्योर कि ये कॉन्टिनेंट अब देखेगा एक ऐसी कंडीशन जहां आप पाओगे कि यहां का जो समर्स है, यानी कि यहां की जो ग्रीष्म ऋतु है और शीत ऋतु है, ओके, यहां पर आपको जो ग्रीष्म ऋतु दिखाई देगी एंड जो शीत ऋतु दिखाई देगी। शीत ऋतु और भी ज्यादा ठंडी प्लस शुष्क हो जाएगी। एंड अनदर थिंग इज, इनकी जो ग्रीष्म ऋतु है इसका तापमान और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये और भी ज्यादा वार्मर हो जाएगी, और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। और एक बार इमेजिन करिए कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कहा जाता है सुहानी जलवायु का कॉन्टिनेंट, एक ऐसा महाद्वीप जिसका क्लाइमेट जो है काफी सुहाना है, काफी प्लीजेंट है। नाउ टेल मी व्हाट इज रीजन बिहाइंड प्लीजेंट। क्यों कह रहे हैं हम इसे प्लीजेंट? क्योंकि आपको यहां दिखाई देगा कि डियर ठंडी तो पड़ रही है, पर बोन मैरो सॉलिडिफाई हो जाए, यानी कि हड्डियां तक जम जाए, इतनी ठंड नहीं होती, क्योंकि यहां पर लोकल विंड का इफेक्ट है। आप यहां पाओगे कि जैसे मिस्ट्रल बोला ब्रिजार्ड जो है वो पोलार विंड है, किसी भी कॉन्टिनेंट को बहुत ठंडा कर देती हैं, तो यहां पर फॉन जैसी पवनें जो है उसे गर्म कर देती हैं। नाउ ये एक अलग टॉपिक है दैट यूरोप के अंदर क्लाइमेट इतना प्लीजेंट क्यों हो जाता है कुछ ऋतुओं में। बट वन थिंग इज परफेक्ट दैट है तो यहां की जलवायु एक ऐसी जलवायु जो अक्सर थोड़ा प्लीजेंट फील होती है, बट यहीं पर चेंजेस स्टार्ट होंगे। द थिंग इज कि यूरोप के अंदर आप पाओगे कि ग्रीष्म ऋतु बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और लेट मी टेल यू कि बीते वर्षों में यूरोप के अंदर आपको वो फिनोमिना देखने को मिला जो कि एक ट्रॉपिकल नेशन में उपस्थित होता है। क्या फिनोमिना है ये? दिस इज कॉल्ड एज हीट वेव। हीट वेव डियर, ये जो हीट वेव है, इस हीट वेव को एक्चुअली में चलना चाहिए ट्रॉपिकल नेशंस में, और यह चल रही है यूरोप के अंदर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के समय यूरोप इतना गर्म होने लगा कि डियर यहां हीट वेव चलने लगी। और विंटर्स, यहां पर विंटर्स में टेम्परेचर एक तो बहुत ज्यादा ड्रॉप होने लगा, और दूसरी बात है कि यहां के विंटर्स होते थे वेट, अर्थात यहां पर विंटर्स जो है वो नम हुआ करते थे, आर्द्र हुआ करते थे, आर्द्र हुआ करते हैं भी, अर्थात यहां विंटर्स रेनफॉल होती है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे विशिष्टतम विशेषता है कि इस क्लाइमेटिक जोन में आपको विंटर्स में रेनफॉल देखने को मिलते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको इनके कल्चर में दिखाई देगा। आप पाओगे कि यूरोप के अंदर देयर इज अ प्रॉपर कल्चर ऑफ वाइन। आपको यहां पर देखने को मिलेगी शैंपेन, चैंटी, शेरी, पोर्ट वाइन, ये सारी की सारी वाइन्स हैं, और यहां पर प्रॉपर वाइन कल्चर इज प्रेजेंट। एंड टेल मी कि वाइन कहां से प्रोड्यूस होती हैं? ये सारी बनती हैं खट्टे फलों से, सिट्रस फ्रूट से, और सिट्रस फ्रूट्स कहां पर ग्रो होते हैं? तो उन स्थानों पर जहां पर ग्रोइंग सीजन शॉर्टर हो, यानी कि पौधों के उगने का समय छोटा हो, और साथ ही ठंड में बारिश हो रही हो। और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का ही मतलब है ठंड में बारिश, अर्थात इनकी ठंडी आर्द्र होती है। और डियर, अल नीनो ला नीना की कंडीशन में इसमें आया चेंजेस, ठंडी शुष्क होने लगी। आप इमेजिन करिए कि केवल और केवल एक फिनोमिना विच इज कॉल्ड एज, ये अल नीनो की कंडीशन है, अल नीनो की कंडीशन है। इस कंडीशन ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया? इसी की विपरीत ला नीना की कंडीशन होती है, आई विल एक्सप्लेन दैट टू। ओके, देखिए, इसने इंडिया को दिया सूखा,
फाइन। हमारे यहां सूखा आ गया, ड्रॉट आ गया। इसने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया? दिस यूज टू कॉज इन ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट फायर। जस्ट मेक इट श्योर कि आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। थर्डली, इसने अफ्रीका को क्या दिया? इसके कारण आपको अफ्रीका में अकाल जैसी स्थिति दिखाई दी। फाइन, यहां आपको अफ्रीका में अकाल दिखाई दिया। ओके, और थर्डली इसने जो है वो उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका को इसने दिया लेस रेनफॉल, उत्पादन में कमी, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में कमी आना, और यह हुआ बिकॉज ऑफ सूखा। और थर्डली इसने यूरोप को क्या दिया? दिस यूज टू कॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तापमान का उग्र होना, अर्थात एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और इसमें हॉट समर्स एंड ड्राई विंटर्स। मेक इट श्योर कि आप इन सभी चीजों को ठीक से नोट डाउन कर लें। और अगर आप एज इट इज इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। दिस इज कॉल्ड अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। बच्चों, आप इधर से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। मेक इट श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को पूरा डाउनलोड कर लो और एज इट इज अपनी कॉपी अपनी नोटबुक पर इसे उतार लीजिए। ठीक, सो एक चीज परफेक्ट है दैट मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट ये एक लोकल फिनोमिना है जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है, एक स्थानीय स्तर की घटना है जिसका वैश्विक प्रभाव है। तो हमने अभी बताया कि इसका विश्व पर क्या प्रभाव है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एग्जैक्टली हो कैसे जाता है। मतलब चलिए हम इस बात को समझ गए कि भाई कुछ ऐसा फिनोमिना है जिससे पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इंडिया में सूखा पड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में सूखा पड़ रहा है, आटाकामा के मरुस्थल में बाढ़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हो रहा है, अफ्रीका में अकाल आ रहा है और यूरोप के अंदर ऋतुएं हार्ड हो जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन डियर ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। फाइन, तो आइए अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण है क्या। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको दिखाई देगा कि यह स्थान, दिस इज कॉल्ड एज दक्षिण अमेरिका। फाइन, यह है साउथ अमेरिका। ठीक है, यह साउथ अमेरिका का पोर्शन है। जरा मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार का बना दूं कि आपको समझने में आसानी रहे, मतलब देखकर आप समझ जाओ कि भाई ये साउथ अमेरिका का एरिया है। देखिए, मैं ना बहुत डिटेल में बताने वाला हूं उस मैराथन में कि ये सारे मैप की बारीकियां क्या होती हैं और आपको क्या याद होना चाहिए। ठीक है, सो याद रखिएगा कि आप वो मैराथन जरूर अटेंड कर लें और कोशिश करिएगा कि आप लाइव क्लास में आए। साउथ अमेरिका, फाइन, ये दक्षिण अमेरिका है। अब देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन। ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं अभी ज्यादा डिटेल में डायग्राम्स प्लॉट नहीं कर रहा हूं, अन्यथा की स्थिति में समय बहुत अधिक लगेगा और मैं नहीं चाहता कि क्लास अननेसेसरी बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाए, आप देखें ही ना। ठीक है, सो दिस इज न्यूजीलैंड वाला इलाका, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। ओके, देखो, अब एक छोटा सा आइलैंड, ये न्यू गिनी का आइलैंड है, इस वाले को और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी है, इंटरकॉन्टिनेंटल आइलैंड है, 2 महाद्वीपों पर विस्तृत है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है
और याद रखिएगा कि ये आइलैंड पर एक साइड पापुआ न्यू गिनी और दूसरे साइड इंडोनेशिया है, ठीक है। सो ये न्यू गिनी आइलैंड है। इसी न्यू गिनी आइलैंड के पास यहां पर आप लोग एटलस में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पर आपको दिख जाएगा दो प्लेसेस, न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड के ऊपर आपको जो है बिस्मार्क सागर दिखेगा, नीचे सोलोमन सागर दिखेगा। ये सारे एरियाज आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मैपिंग, इन सबको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नाउ जरा ध्यान से देखें, यहां फिर पूरे में ऐसे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यहां आपको अलग अलग आइलैंड्स दिखेंगे। नाउ एक बात समझिए, सबसे पहली चीज तो कोई समस्या ना हो इस कारण मैं थोड़ा सा इसे यहां से ड्रॉ कर दूं। भाई ये नॉर्थ अमेरिका है और ऊपर जो है आपको एशिया दिखाई देगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, तो यहां की सामान्य स्थिति यानी कि नॉर्मल कंडीशन बच्चों ये है कि इस स्थान पर आती है ठंडी जलधारा, फाइन, इसे बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, ठीक, इसे कहा जाता है हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक। यहां ठंडी जलधारा है और ये जो स्थान है यहां पर होती है गर्म जलधारा। अब जरा मैं न्यूजीलैंड को कुछ लम्हों के लिए हटा दूं, फिर दोबारा ड्रॉ कर लेंगे भाई। यहां पर है गर्म जलधारा, इस गर्म जलधारा का नाम क्या है, इसे कहा जाता है बेसिकली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, ओके। अब इस बात को समझो कि यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा है, यह हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है। अब इस स्थिति में यहां पर होता क्या है डियर, अब जरा इसे हम थोड़ा 3D में देखते हैं। यह स्थान है, इसका नाम हमने रखा है भाई, यह है साउथ अमेरिका, और यह जो स्थान है इसका नाम हम रखते हैं भाई, यह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जरा इसे मैं श्रिंक कर रहा हूं ताकि मैं आगे समझा सकूं आपको, इसे थोड़ा सा पास ले आते हैं भाई, ठीक। यह साउथ अमेरिका है, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। अब जरा बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में प्रशांत महासागर भरा हुआ है। सो दिस वन इज पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, अंग्रेजी में इसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है, ठीक। अब चूंकि प्रशांत महासागर के यानी कि पैसिफिक ओशन के इस पार्ट में ठंडी जलधारा है, यानी कि यहां का सागरी जल का तापमान जो है वो क्या है, कम है। नाउ टेम्परेचर कम होगा तो इस कंडीशन पर आप पाएंगे कि यहां पर जो हवा है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और यहां देखिए जरा मैं अभी आपको समझा भी दूंगा दैट ये जो तापमान है यहां पर तापमान ज्यादा है, यहां पर तापमान कम है, राइट। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा। अब जब कभी किसी स्थान का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डियर एक सामान्य सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होगा सागरी जल का तो यहां पर जो हवाएं उपस्थित हैं, यहां पर जो एयर उपस्थित है यह भी गर्म होगी। और याद रखिए गर्म हवा कैसी होती है, तो गर्म हवा बेसिकली होती है हल्की, और हल्की हवा ऊपर उठती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का शक हो तो एक बात इमेजिन कर लीजिए कि जब भी कभी आप किसी मॉडर्न हाउस को इंडिया में देखोगे तो आप वहां पाओगे कि उस घर में इस प्रकार से अगर एक दीवार बनी है तो यहां एक गेट होगा, यहां एक खिड़की होगी, और ऊपर बच्चों यहां बने होंगे वेंटिलेटर्स। टेल मी ये वेंटिलेटर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि डियर आप जिस नेशन में रहते हो उस नेशन का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ऑन एन एवरेज हाई होता है। साल में 10 महीने इंडिया में आपको लगभग गर्मी ही दिखाई देगी। एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज हायर इन इंडिया, और जस्ट बिकॉज के इंडिया में एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाई होता है, घर के अंदर का भी तापमान ज्यादा होगा, और तापमान ज्यादा होने से घर के अंदर गर्म हवाएं बनेंगी। एक रूम के अंदर गर्म हवा बनेगी और वो गर्म हवा रूम से बाहर जा सके, इस कारण से रूम में वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, और ये वेंटिलेटर छत के बिल्कुल पास होते हैं। क्यों छत के पास होते हैं? क्योंकि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है और हल्की हवा ऊपर उठती है। अब गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि यहां से भी गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है, ठीक। अब जब भी कभी हवा ऊपर उठेगी तो आप इमेजिन कर लो कि
हम जब कभी तापमान और दाब का रिलेशन पढ़ते हैं, मैंने कहा कि कहीं पर प्रेशर यानी कि वायु दाब क्या बताता है। तो टेल मी व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए प्रेशर ये क्या इंडिकेट करता है? डियर, प्रेशर इंडिकेट करता है हवा का भार। ठीक, वहां पर वायु का भार कितना था। और एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि यह एक वेट नापने की मशीन है और इस मशीन के ऊपर यहां पर एप्पल रखे हुए हैं, ठीक, नाउ टेल मी कि यह भार नापने की मशीन एप्पल का भार यानी कि एप्पल का वेट यानी कि एप्पल का प्रेशर बता रही है। अगर यह एप्पल ना होकर एयर है तो यहां पर जितनी एयर रखी है उसका भार अर्थात उसका प्रेशर यह इंडिकेट कर रही है। नाउ अगर मैं एक एक करके यहां से जो एप्पल्स हैं इन्हें हटाना स्टार्ट करता जाऊं तो टेल मी कि एप्पल हटाने पर जैसे जैसे एप्पल्स जो हैं वो ऊपर उठेंगे, क्या इस रीडिंग में परिवर्तन आएगा? तो जी हां, बिल्कुल आएगा। अगर आप इन एप्पल्स को ऊपर उठाओगे तो एप्पल का भार इस भार नापने की मशीन में कम होता जाएगा। और दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि जब भी कभी जो टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, और जब भी हवा ऊपर उठेगी मेक इट श्योर कि इसके कारण आप पाओगे कि यहां का जो प्रेशर है अर्थात यहां का जो दाब है, कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो है ये हो जाएगा कम, अर्थात टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम। अब जरा ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तो जो हवा यहां से ऊपर उठकर गई थी ऊपर, ऊपर पहुंचने पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने से ठंडी हो गई। और हमेशा याद रखिएगा ठंडी हवा भारी होती है। अब आपको लगेगा ठंडी हवा भारी कैसे होती है, तो मैं बस एक बात कहूंगा, इमेजिन करिए कि आपके घर में जो एसी लगा हुआ है वो कहां लगा है? एसी आपके दीवार में ऊपर लगा होता है। क्यों ऊपर लगा होता है? क्योंकि ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे बैठती है, और जब यह हवा नीचे बैठेगी तब यह कुछ और भी कॉज करेगी। तो आ जाइए फिर से देखिए, अब जो हवा ऊपर गई डियर, यह हवा नीचे भी आएगी, और जब यह हवा नीचे आएगी तो यह इस प्रकार से नीचे मूव करती है, और यह देखिए यह आकर नीचे गिर गई। और जब यह नीचे आएगी तो डियर मेक इट श्योर कि अब यही भार नापने की मशीन है, यह वेट नापने की मशीन है। फाइन। अब इस वेट नापने की मशीन में आप एक एक करके सेब रखते जा रहे हो, अर्थात सेब अब नीचे आ रहे हैं। नीचे आने पर डियर भार नापने की मशीन रीडिंग हाई देने लगेगी, अर्थात यहां पर बन जाएगा प्रेशर हाई। ये इज अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। फाइन। यहां पर जो वायुमंडलीय दाब है, बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट विल बी हायर। सो वायुमंडलीय दाब हाई, प्रेशर यहां पर लो। अब एक बात बताइए, हवा कैसे चलती है, विंड कैसे ब्लो होती है? तो याद रखिएगा, विंड ऑलवेज यूज टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। नाउ अगर आपको लगे कि सर ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूं। एक काम करिए, एक बलून लीजिए और उसे ब्लो करिए, उसे भरिए, और उसके बाद एक पिन दे मारिए। यू विल फाइंड कि जो विंड है, जो हवा है जो आपने भरी थी उस गुब्बारे के अंदर, इस कारण से गुब्बारे में प्रेशर बढ़ गया था, तभी वो फूल गया था। और जैसे ही आपने पिन दी तो वो हवा जो है वो गुब्बारे से बाहर आई। अर्थात इस कंडीशन पर आप पाओगे कि जो विंड है ये ब्लो करते हुए बाहर निकलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड चलती है। गुब्बारे से हवा जो है वो बाहर निकली थी। ओके, गुब्बारे के अंदर प्रेशर हाई था, नॉर्मली प्रेशर कम था, इस कारण हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली। और यही रीजन है कि यहां पर भी डियर इस प्रकार से हवाएं चलना स्टार्ट होंगी। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन पर बेसिकली साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की साइड हवा चल रही है, और ये एक सामान्य स्थिति है, ये नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य स्थिति है। ठीक, सामान्य स्थिति में क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साइड से हवाएं ऊपर उठती हैं,
दक्षिण अमेरिका के साइड वो नीचे गिरती हैं। और इस कारण से जब कभी बच्चों हवा ऊपर जाएगी, हमेशा याद रखिएगा ये क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दैट जब भी हवा बहती है, हवा बहने पर ऊपर की दिशा में जब वो जाती है तो समय के साथ ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम होता है, कंडेंसेशन होता है, मेघ निर्माण होते हैं और वर्षा होती है। कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का कम होना, संघनन और वर्षण। फाइन। जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर ठंडी होगी, मेघ बनेंगे, संघनन होगा, बारिश होगी और हम कहेंगे यहां पर वर्षा होती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी कभी वायु का डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होगा, हवा जब भी नीचे आती है, हवा कभी भी संघनित नहीं होगी, यानी कि इसमें कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊंचाई घटने के साथ तापमान बढ़ता है। तो वो हवा जो ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आना हवा का शुभ संकेत नहीं होता। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनीवन। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवा नीचे आती है, हवा नीचे आने पर इसका तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर मेघ नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। और यही कारण है कि जहां कहीं पर आपको ठंडी जलधाराएं दिखती हैं, वहां पर तापमान कम होने से हवा नीचे बैठती है और नीचे बैठने पर यह वर्षा नहीं कराती और वर्षा नहीं होने पर डियर इन स्थानों पर बन जाते हैं मरुस्थलीकरण हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। फाइन। सो यहां पर डेजर्टिफिकेशन है और यही तो हमें नेचुरली दिखाई देता है। देखिए यहां ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया में गर्म जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन इसके केवल 10% एरिया में रहती है और यह वो प्लेस है जहां पर ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका है उसका ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड एज आटाकामा का मरुस्थल। मेनली ये चिली के आसपास के एरिया में आता है, चिली अर्जेंटीना के इलाके में, और ये शुष्क प्रदेश है। क्लियर? ये सामान्य स्थिति है, इसे डिस्कवर करा था वॉकर ने। फाइन। ये जो सेल है इसका नाम वॉकर सेल है, वॉकर कोशिका है, अंग्रेजी में से वॉकर सेल कहते हैं। ये वॉकर नामक एक वैज्ञानिक द्वारा डिस्कवर करी गई थी। ठीक है, यह सामान्य स्थिति है बच्चों। और यहीं पर इस सामान्य स्थिति में देखिए क्या होता है। यह जो सागर है ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ, ध्यान दीजिए यहां पर जो सागर है, टेल मी इसे क्या कहा जाता है? यह है हिंद महासागर, राइट? यहां पर आपको दिखाई देगा इंडियन ओशन। और जो हवा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर उठती है बच्चों, डियर यही हवा धीरे धीरे कर ऊपर जाने पर केवल इस दिशा में नहीं गिरती, यह इधर भी गिरती है। और डियर जब यह इधर गिरती है तो हिंद महासागर में बीचों बीच ये हाई प्रेशर बना देती है। अब जब डियर ध्यान से सुनिएगा, जब डियर यहां हाई प्रेशर बनता है तो एग्जैक्टली क्या होता है? तो डियर एग्जैक्टली यहां पर यह होता है, आप पाओगे कि यह है, दिस इज अफ्रीका, ये यहां पर आपको सोमालिया का एरिया दिखाई देगा, यहां अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा, दिस इज इंडिया। यहां से चलते जाओगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया है, स्थमस ऑफ क्रा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना, और इधर से ऊपर यहां आपको दिखाई देगा मेनली ऑस्ट्रेलिया। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहां से हवाएं ऊपर उठी थी, और जब ये हवाएं ऊपर उठी थी तो ये हवा गिरी इस स्थान पर थी, रफली अराउंड यहां कहीं पर। और जब भी हवा नीचे गिरेगी ये हाई प्रेशर बनाएगी। और डियर जब ये हाई प्रेशर बनाती है तो एक पाइप लीजिए, जमीन के साइड उसे कर दीजिए, जैसे ही पाइप का पानी गिरेगा ये चारों तरफ फैलेगा। सो द थिंग इज, यहां से हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं कुछ इस प्रकार से, और ये चलते हुए ध्यान दीजिए तो आप पाओगे कि ये इंडिया के तरफ और अफ्रीका के तरफ आती हैं। सो इस कारण से भारत हो गया या फिर ये पूरा अफ्रीका का पोर्शन हो गया, यहां इनकी तरफ चलने वाली हवाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया से उठने वाली जो विंड है डियर, ऑस्ट्रेलिया से उठने के पश्चात ये हिंद महासागर में अर्थात इंडियन ओशन में नीचे गिरती है, इंडियन
ओशन में ये नीचे आती है और इंडियन ओशन में नीचे आने के पश्चात ये हिंद महासागर में चारों तरफ फैलती है और उसी समय भारत में आ रहा होता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून या दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अंग्रेजी में इसे साउथ वेस्टर्न मॉनसून ये कहा जाता है। एंड मेक इट श्योर कि ये जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है फिर भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब देखो, जो मॉनसून की विंड नॉर्मली आ रही होती हैं, पीछे से ये हाई प्रेशर उन्हें धक्का देता है और इस पुश के कारण बेसिकली ये भारत में और ज्यादा पहुंचती हैं और बारिश होती है। वो मॉनसून जो अफ्रीका से टकरा रहा होता है ये उसे पुश करती हैं और अफ्रीका में जो ऑन एन एवरेज रेनफॉल है यानी कि जो वर्षा है ये पर्याप्त होती है। फाइन। अब आप समझें कि जो सामान्य स्थिति है उसमें यह हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब मैं जरा कहानी को बच्चों कंक्लूड कर देता हूं, ध्यान से सुनना। कंक्लूजन यह है कि भाई जो दक्षिण अमेरिका है इसके सामने ठंडी जलधारा, जो ऑस्ट्रेलिया है इसके सामने गर्म जलधारा। यह आपने जलधारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा होती है। इस कारण से प्रशांत महासागर से हवाएं जो है ऑस्ट्रेलिया के साइड से ऊपर उठती हैं और दक्षिण अमेरिका के साइड ये नीचे गिरती हैं। जब ये दक्षिण अमेरिका के साइड नीचे गिरती हैं तो दक्षिण अमेरिका में जो ऑन एन एवरेज रेनफॉल है इसके पश्चिमी तट पर यह कम हो जाता है और इस कारण से जो दक्षिण अमेरिका है इसमें आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया के साइड में जो पूर्वी हिस्सा है यहां बारिश ज्यादा होती है और यही कारण है कि इसके पूर्वी हिस्से में ही इसकी जनसंख्या निवास करती है। यहां से जो हवा ऊपर जाती है डियर ये हिंद महासागर में नीचे गिरती है और हिंद महासागर में नीचे आने पर यह फॉर्मेशन करती है हाई प्रेशर का और यह हाई प्रेशर अंततः जिम्मेदार होता है हिंद महासागर से चलने वाली वो हवाएं जो भारत या अफ्रीका के साइड आ रही हैं उनके इंटेंसिफिकेशन पर, अर्थात उन्हें यह करता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब सुनिए, यह सामान्य स्थिति है, यह नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अब आ जाएगा इसमें परिवर्तन। क्या परिवर्तन आएगा तो देखिए, अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, ओके जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई ऐसी स्थिति आए जहां पर हमें ऐसा दिखाई पड़े कि भाई यहां पर स्थिति बदल रही है। कहां पर तो देखिए, ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये जो है ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। यहां पर बच्चों अभी जैसा मैंने बताया यहां भरा हुआ है सागर एंड दैट सागर इज कॉल्ड एज प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन, ठीक। तो ये प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशन है। अब समझिए कि इसके इस तरफ है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन और इसके इस साइड है बच्चों दिस इज कॉल्ड एज अटलांटिक महासागर, महासागर या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अटलांटिक ओशन, ठीक। तो ये जो स्थिति है, अब समझे, अगर कहीं ऐसा हो कि किसी कारणवश यहां पर जो ठंडा पानी है यह ठंडा ना हो। अब कारण इसके दो हैं, आई विल लेट यू नो, लेकिन इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए कि यहां पर सागर में ठंडा पानी ना आए, ठीक। ठंडा पानी नहीं आएगा तो एक सामान्य सी बात है, आप सभी ने पढ़ा है कि भाई ये है बेसिकली एक, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन और ये है दक्षिण अमेरिका का पोर्शन, ठीक। यहां पर बीच में भरा हुआ है पानी, ओके। तो देखिए होता यह है कि जरा मैं इसे थोड़ा 3D में बना लूं जिससे आपको समझने में समस्या ना हो। सो दिस इज अ थिंग कि यहां आपको दिखाई देगा जो सागर है वो इस प्रकार से उपस्थित है, ओके। नाउ इस बात को समझे कि
यहां आपको सागर दिख रहा है। ओके, नाउ वन थिंग इज परफेक्ट कि जब कभी सागर में हवाएं चलेंगी तो ये हवाएं जब चलती हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए यहां पर ऐसे सागर भरा हुआ है, ठीक है। नाउ एक बात बताइए, जब सनलाइट आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश आने पर क्या ये सागर के अंदर एकदम गहराई तक चला जाता है? क्या तलहटी तक पहुंच जाता है? नो। सनलाइट केवल और केवल सागर के ऊपरी हिस्से में अर्थात एक गहराई तक ही उपस्थित रहता है और इस गहराई को कहा जाता है फुटिक जोन। ओके, फुटिक जोन को हिंदी में कैसे हैं? प्रकाश दीप्त क्षेत्र। और डियर, ये जो प्रकाश दीप्त क्षेत्र या फुटिक जोन है, इस फुटिक जोन में सागरी जल का तापमान ज्यादा रहता है, अर्थात सागर का जल ऊपर की दिशा में गर्म होता है, ठीक। अब होता यह है कि इमेजिन करिए कि यहां से चल रही होती हैं ऐसी व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड। अब जिन्होंने इसे पढ़ा होगा उन्हें ही पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। आगे की क्लास में जब मैं मैराथन लूंगा, ये जो मैराथन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड विंड फॉर्म होती हैं और कैसे ट्रिगर होती हैं। सो थोड़ा वेट करें, मैं इस हफ्ते 25 तारीख को आप सभी से मुलाकात करूंगा, तो मैं वहां डिटेल में आपको समझाऊंगा कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ठीक। सो इमेजिन आप इतना कर लीजिए कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। तो देखो रियलिटी में पता है क्या होता है, यहां से हवाएं चल रही होती व्यापारिक पवनें, और व्यापारिक पवनें चलने पर ये जो प्रशांत महासागर है, इसके ऊपर का फुटिक जोन का जो पानी है उसे आगे की तरफ ढकेलती हैं। और जब ये आगे की तरफ इसे बच्चों शिफ्ट करती हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, होता यह है कि पानी जो सतह पर है, ये सतह का जो जल है जो इवनली गर्म था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साइड, ठीक। तो एग्जैक्टली जब हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्म जलधारा है, तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है ये व्यापारिक पवनें, ठीक। सो ऑस्ट्रेलिया में ये हिस्सा जो है ये गर्म है। अब जब पानी को आप ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो जो नीचे का पानी है, अब यहां से पानी हटेगा तो इसके नीचे का जो जल है जो कहलाता है सब सरफेस वाटर या उप सागरीय या उप सतहीय जल, जो कि ठंडा होता है। डियर, ये उप सतही जल ऐसे ऊपर आएगा, और उप सतही जल भाई प्रकाश दीप्त क्षेत्र में है नहीं, सब सरफेस वाटर फुटिक जोन में है नहीं, और इसीलिए ये पानी जो है ये ठंडा होता है। और आपको जो दक्षिण अमेरिका है इसके तट पर ठंडी जलधारा दिखती है, और देखिए यहां आपको ठंडा पानी दिखेगा। अब इमेजिन करिए कि अगर ऐसा हो जाए किसी भी कारणवश, ध्यान से समझिएगा, नाउ आई नीड योर कंसंट्रेशन हियर नाउ, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश ये जो व्यापारिक पवनें हैं, देखिए यहां मैं नेमिंग कर दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। सो दिस साइड इज सनलाइट, या मैं कहूं सूर्य का प्रकाश, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है व्यापारिक पवनों का, ठीक। सो अगर किसी कारणवश ये व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाएं तो इनके कमजोर होने पर फुटिक जोन का पानी आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो यहां गर्म पानी नहीं बनेगा और यहां ठंडा पानी नहीं बनेगा, अर्थात फुटिक जोन का पानी यहीं रुक जाएगा और यहां पर जल का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक। सो किसी भी कारणवश अगर दक्षिण अमेरिका में यहां सागरी जल का तापमान कम ना हो, अर्थात यहां पर टेम्परेचर जो है वो हाई ही रहे, ठीक, तो यहां पर टेम्परेचर हो जाए हाई, ठीक, अर्थात तापमान हो जाए उच्च, तो बच्चे तापमान ज्यादा होने पर दाब कैसा हो जाएगा? अभी से कुछ ही देर मैंने पहले बताया था कि तापमान ज्यादा होने पर हवा गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। सो द थिंग इज, यहां से हवा ऊपर उठेगी, और हवा अगर ऊपर उठी तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यह हवा ऐसे ऊपर उठेगी, और बच्चों जैसे ही इस हवा ने ऊपर उठना शुरू करा, तबाही स्टार्ट।
वाई? क्योंकि हवा के ऊपर उठने पर डियर आप पाओगे कि यहां पर हो जाएगा संघनन, मेघ का निर्माण और बारिश। एंड द प्रॉब्लम इज ये मरुस्थलीय भाग है। फाइन, इससे आटाकामा में आ जाएगी बाढ़ अर्थात फ्लड। ठीक, अगला देखिए, अगला है जैसे ही ये पवन ऊपर उठेगी तो डियर ये कहीं ना कहीं तो नीचे गिरेगी ही, और अब ये इस प्रकार से नीचे आएगी। और मैंने अभी से पहले आपको बताया था कि जब कभी हवा नीचे आएगी तो हवा नीचे आने पर वहां संघनन नहीं होता, संघनन नहीं होने से मेघ निर्माण नहीं होता, और मेघ निर्माण नहीं होने से वर्षा नहीं होती। एंड वेलकम, एंड द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में पड़ गया सूखा। क्यों सूखा पड़ गया? क्योंकि यहां वर्षा नहीं हुई, राइट। और ये जो ड्रॉट आया, फाइन, इस ड्रॉट के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं बड़े घास के मैदान, और इन घास के मैदानों में शुष्कता के कारण आपको देखने को मिलेगी घास के मैदानों में इज फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग, राइट। अब यहां से देखिए कैसे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है। तो आटाकामा में आ गई बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में पड़ गया सूखा। अब एक बात बताइए, ये जो स्थिति मैंने आपको बताई थी दैट यहां पर हाई प्रेशर बनना चाहिए था, ये कब बनता? जब हवा यहां से ऊपर उठती। अब यहां से हवा ऊपर उठी नहीं, ऊपर नहीं उठी तो डियर यहां हाई प्रेशर नहीं बना, और जब यहां हाई प्रेशर नहीं बनेगा तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके की स्थिति में आप पाओगे दिस इज अफ्रीका, यह है अरब का प्रायद्वीप, देन दिस इज इंडिया, दिस वन इज साउथ ईस्ट एशिया, इज समस ऑफ क्रा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, एंड दिस वन इज चाइना। ठीक, अब चूंकि इस स्थान पर कोई हाई प्रेशर नहीं है, यहां पर कोई भी हाई प्रेशर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो यहां है नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। और नॉर्मल प्रेशर होने के कारण डियर ये जो अफ्रीका है, ये जो इंडिया है, यहां जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस साइड से जो हवाएं चारों तरफ जाती हैं, जिसके कारण इन पूरे ही क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, ये वर्षा कराने वाली हवाएं कमजोर हो जाएंगी। और कमजोर होने के कारण इंडिया में जो मॉनसून है, भाई इंडिया में मॉनसून कहां से आता है? इसी दिशा से आता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आता है। इस तरीके से मॉनसून चलता है। अब भाई भारतीय मॉनसून जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, साउथ वेस्टर्न, ये हो जाएगा कमजोर, और कमजोर होने से डियर हमारे यहां पड़ जाएगा सूखा। और डियर ये जो पवनें इधर आती, जो अफ्रीका में बारिश कराती, अफ्रीका में पड़ेगा सबसे पहले सूखा, पर अल्प विकास के कारण यहां पर सिंचाई अर्थात इरिगेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक, और इसी कारण यह सूखा जो है वो अकाल में परिवर्तित हो जाएगा। फाइन, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना कि व्यापारिक पवनें कहीं कमजोर हो गई, इस कारण से आटाकामा में देखिए यहां बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में सूखे के कारण जंगलों में आग, भारत में मॉनसून कमजोर होने से हमारे यहां जो वर्षा है वो कम, अफ्रीका में सूखे पड़ने से सीधा अकाल, क्योंकि यहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है, राइट। और अब लास्ट वन इज, जरा ध्यान से देखिए, आप पाओगे कि यहां पर एक स्थिति दक्षिण अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भी बनेगी। यह है दक्षिण अमेरिका, दिस वन इज यूरोप, माफ कीजिएगा, दिस वन इज उत्तरी अमेरिका। ये जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, यहां से चलते हुए आएंगे, सो दिस वन इज उत्तरी अमेरिका। यहां पर आपको दिखाई देगा दिस वन इज अफ्रीका। अब आगे वाले हिस्से की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। यह यूरोप है, यहां पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ऊपर डेनमार्क, साइड में बेल्जियम, बाजू में नीदरलैंड्स। ठीक,
ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अभी देखिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है इसे, मैं आगे इसे प्रॉपरली डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो जैसा मैंने बताया कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने कहीं लिखा था भाई, दिस वन इज टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ वापस आइए, अब इमेजिन करो कि बच्चों यहां से एक हवा ऊपर उठी है, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्थान है यहां से हवा ऊपर उठी है। अब भाई ऊपर उठी है तो यहां गिरी है, जब यहां से अपवर्ड मूवमेंट है तो यहां डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो डियर डाउनवर्ड मूवमेंट इस स्थान पर भी तो होगा। सो द थिंग इज कि जब हवा ऐसे नीचे आएगी तो ये अटलांटिक महासागर में भी तो कहीं गिरेगी, और जब ये अटलांटिक महासागर में नीचे आएगी तो ध्यान से देखिए ये हवा जो है बेसिकली यहां पर नीचे गिरेगी। फाइन, ये कुछ इस स्थान पर नीचे आएगी, और डियर जब ये इस स्थान पर नीचे आएगी तो ये हाई प्रेशर का फॉर्मेशन कर देगी, और हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होने से आप ध्यान दीजिए तो उत्तरी अमेरिका में जो वर्षा है ये कौन सी वर्षा होती है? उत्तरी अमेरिका में जो वर्षा है ये चक्रवातीय वर्षा होती है। तभी तो यहां के चक्रवातों को प्रॉपर नाम दिया जाता है, यहां के चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोनिक रेनफॉल। एंड मेक इट श्योर कि ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये चक्रवाती वर्षा है, इस वर्षा के कारण यहां पर इरिगेशन होता था। पर डियर चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात इज नथिंग बट अ लो प्रेशर सेंटर, ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? चक्रवातों के बारे में आपको पता है कि ये निम्न वायु दाब के केंद्र हैं, वायु दाब, ठीक, ये लो प्रेशर सेंटर है। फाइन, चक्रवात बनता ही कब है? जब निम्न वायुदाब हो, और देखिए यहां पर हवा के नीचे गिरने से हाई प्रेशर बन गया, अर्थात जो अल्नीनो की जो नेक्स्ट कंडीशन मैंने बताई, जब यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये यहां नीचे गिरेंगी, और इसी कारण यहां हाई प्रेशर बनने से चक्रवात नहीं बनेंगे, और चक्रवात नहीं बनने से, लो प्रेशर होने से चक्रवाती वर्षा नहीं होगी, चक्रवातीय वर्षा ही नहीं होगी, साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं होगी। दिस विल नेवर बी अकर। क्लियर? अब यहां पर हवाएं वर्षा नहीं कराएंगी, अब यानी कि यहां पड़ गया सूखा, ठीक। लेकिन ये हाई प्रेशर जो बना, यहां से हवाएं आगे बढ़ेंगी, और डियर जब ये हवाएं आगे बढ़ेंगी ना तो देखिए ये हवाएं बढ़ते हुए ऐसे यूरोप के साइड भी जाएंगी। अब यूरोप के साइड जब ये जाएंगी तो डियर यूरोप में जो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है उसे कर देंगी ये इंटेंसिफाई, और यूरोप के अंदर आप पाओगे कि शुष्क ऋतु जो बेसिकली समर्स हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु है, इसका तापमान ये बढ़ा देंगी, क्योंकि सागर ऑन एन एवरेज जो हीट सोर्स है उसका काम करने लगेंगे, यानी कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है ये बढ़ जाएगा, यहां आपको तापमान की वृद्धि दिखाई देगी। और जो शीत ऋतु है, फाइन, इसमें आपको शुष्कता दिखेगी, राइट। सो ये हाई प्रेशर कहीं ना कहीं इस तरफ इंपैक्ट देगा, और यहां पर इसका इंपैक्ट जो है वो आपको डाइवर्स फॉर्म में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर सेंटर यहां पर और इस पूरे क्षेत्र में बनता है, ये हाई प्रेशर सेंटर यहां और इस पूरे क्षेत्र में बनता है, और यहां पर जब ये हाई प्रेशर सेंटर आता है, मतलब ये यहां हो, कई बार यहां होता है, कई बार यहां तक आता है, तो ये पूरे यूरोप में जो ऋतु वेट होनी चाहिए उसे ड्राई कर देता है, राइट। सो ये जो कंडीशन है, अर्थात यहां पर आपने देखा नॉर्मल कंडीशन, या आपने देखा सामान्य स्थिति, और ये जो आप देख रहे हो ये है इसकी विपरीत स्थिति, ठीक। तो देखिए यहां पर हवाएं ऐसे चलने लगती हैं, और ये सामान्य से विपरीत स्थिति है, राइट, ये सामान्य से विपरीत है, और इसे कहा जाता है अल नीनो की कंडीशन, अल नीनो की कंडीशन, ठीक। सो दिस वन इज अल नीनो, जिसने पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट कर दिया, ठीक। और ये जो देख रहे हो आप सामान्य स्थिति,
इसी नॉर्मल कंडीशन को, सामान्य स्थिति को हम जब इंटेंसिफाई हो जाती है, जब ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये ला नीना है। तो सामान्य स्थिति का मजबूत हो जाना, स्ट्रांग हो जाना ला नीना है, और सामान्य स्थिति का विपरीत हो जाना अल नीनो है। ठीक, अल नीनो का पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट दिखता है। अब यहां प्रश्न आता है कि भाई ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे, तापमान यहां ज्यादा क्यों हो गया? तो उसका एक कारण बच्चों अब आप जानते हो। क्या कारण है? एक कारण है बेसिकली जो तापमान है, जो व्यापारिक पवनों के कारण मेंटेन होता है। व्यापारिक, इसे पवन, व्यापारिक पवन कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। ये हो गई थी कमजोर या वीक, अर्थात व्यापारिक पवनें ही कमजोर हो गई। अब भाई व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई से मतलब है कि ये जो पवन ऐसे चल रही थी, राइट, जो पवन इस प्रकार से यहां से इसे ऐसे जाना था, ये पवन उतनी ज्यादा इस दिशा में गई नहीं। जब ये इधर बढ़ी नहीं तो गर्म पानी ये इधर ले नहीं गई। ठीक, एक कारण ये हो सकता है। एक और कारण हो सकता है, और वो क्या है? तो देखिए, जब ये पवन यहां से जाती हैं तो भाई गर्म पानी बहना स्टार्ट होता है इस प्रकार से। जरा मैं आपको यहां दिखाऊं, एक छोटा सा मैप हमने ब्लैंक भी बनाया था, शायद अब हमारे पास उपलब्ध हो, फिलहाल नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहां प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, एक कारण यह भी हो सकता है दैट ये दक्षिण अमेरिका है, यहां बनाते हैं हमें दक्षिण अमेरिका को, फाइन, ये दक्षिण अमेरिका है, यहां पर बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, फाइन। एक कारण यह भी हो सकता है कि देखिए गर्म पानी की जलधारा इस प्रकार से चलती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो गर्म पानी की जो जलधारा है वो इस तरीके से चलती है कि दक्षिण अमेरिका से ऐसे दो जलधाराएं आती हैं। एक्चुअल में अर्थ यूज्ड टू रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, इसीलिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या विषुवत रेखीय क्षेत्र है या इक्वेटोरियल रीजन है, यहां का पानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाता है। अब जब ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाता है तो ये महाद्वीपों से टकराकर एक ब्रांच इसकी ऐसे जाती है, जिसे हम, जो एशिया है उस वहां पर क्यूरोशिवा, और यहां पर जो जलधारा आती है इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा कहते हैं। ये सभी महाद्वीपों में होता है। लेकिन एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, यानी कि जब ये जलधाराएं बनती हैं तो बनने पर ये इस प्रकार से चलती हैं, महाद्वीपों से टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, अर्थात पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, इक्वेटोरियल रीजन का पानी जाता है ईस्ट टू वेस्ट, और जब ये वेस्ट में जाता है तो महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी हिस्सा है इसका, इससे टकराता है, ईस्टर्न पार्ट से टकराता है, ईस्टर्न पार्ट से ऊपर जाता है, इसलिए महाद्वीपों के ईस्टर्न पार्ट अर्थात पूर्वी भाग में गर्म पानी की जलधाराएं होती हैं, और यहां से ये टकराता है और बिल्कुल फ्लो बैक भी होता है। आप पानी लीजिए, दीवार पर दे मारिए, पानी एक बार इधर इधर और कुछ आपके फेस पर भी आएगा, बस वही बात है। यहां से पानी गया, यह है प्रशांत महासागर की, यहां मैं लिख दूं, यह है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा उत्तरी, यह भी है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा लेकिन दक्षिणी, ठीक, ये विषुवत रेखीय है। और ये जो दिख रहा है आपको, यह कहलाता है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, अर्थात बच्चों इसे कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। फाइन, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। अब याद कर लो बच्चों,
मेक इट श्योर कि कभी कभार वी डोंट नो वाई, हमें नहीं पता क्यों, परंतु यह तय बात है कि कभी कभार ये जो गर्म जलधारा जो कि प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है, ये हो जाती है एक्स्ट्रा मजबूत। फाइन। सो कारण हम नहीं जानते, परंतु कभी कभार प्रति विषुवत रेखीय जो जलधारा आप देख रहे हो, ये हो जाती है इंटेंसिफाई, ये हो जाती है मजबूत, और मजबूत होने पर ये पहुंच जाती है कहां तक? साउथ अमेरिका तक। साउथ अमेरिका तक, और साउथ अमेरिका तक पहुंचने पर ये यहां पर गर्म पानी ले आती है, अर्थात हवा यहां से चली, इससे टकराई और वापस यहां पहुंच गया गर्म पानी। और यही कारण है कि आपको इस स्थान पर, जस्ट सी, इस स्थान पर जो है वो व्यापारिक पवनों के कमजोर होने से, यानी कि ये पानी के यहां ना जाने से, या फिर ये चला गया तो टकरा कर जो पानी वापस आया, इसके कारण आपको दिखाई देगा कि यहां पर, ध्यान से सुनिए, इस स्थान पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर इक्वेटोरियल करंट या प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इन दोनों में से किसी एक या दोनों के ही कारण यहां गर्म पानी आ जाता है, और इस गर्म पानी के कारण डियर पूरा विश्व परेशान हो जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इज कॉल्ड एज अल नीनो एंड ला नीना। इसलिए मैंने यहां एक लाइन लिखी थी दैट ये एक लोकल फिनोमिना जरूर है, प्रशांत महासागर में घटने वाली एक स्थानीय घटना जरूर है, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों आपको ये टॉपिक डिटेल से समझ में आया होगा। देखिए, इस प्रकार से एक्सप्लेन करने में दिस यूज टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार से एक्सप्लेन करने पे, इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है। किसी भी स्थिति में सिर्फ इमेजेस लगाकर उस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत आसान होगा, पर इससे ना ही आप ठीक से नोट्स मेकिंग कर पाएंगे, विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी, और इवन आपको अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। आप इस पीडीएफ को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं प्रयास करूंगा कि आई विल ट्राई कि मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक अपलोड करा दूं, पर अगर नहीं मिलता है तो देखिए आप जस्ट सर्च करिए, आपको बहुत आसानी से मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। रफली अराउंड 30,000 लोग हैं उसमें, तो जल्दी आप उसे ढूंढ पाएंगे। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, मैं लिखते समय यहां सारे कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं, आप फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखिए, बाकी नॉर्मल रहेगा तो भी चल जाएगा। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पूरे ही लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको सारे डायग्राम वगैरह याद करने में थोड़ी आसानी होगी। साथ ही मैं फिर से कहूंगा बच्चों, ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक एक घंटे में डिलीवर कर पाऊं। आई विल डिलीवर देम इन अ लॉन्ग क्लास। ये 7 आवर की मैराथन क्लास होगी, और आप मानकर चलिए कि इस क्लास में यू विल गेट द कंसेप्ट। आप एक ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे जो आपने शायद बुक्स में पढ़े होंगे, बट जनरली वो आपको समझ में नहीं आए होंगे। सो अगर आप चाहते हो तो इस क्लास में आप लाइव आइए। लाइव का अर्थ है ये क्लास बच्चों स्टार्ट होगी 25 जनवरी को शार्प, ये सैटरडे का दिन है, शार्प 11 AM 11 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 25 जनवरी को आप सभी लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो प्रयास करें कि आप इस क्लास में लाइव जरूर आएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फुल फ्लैट ज्योग्राफी, देखिए आप यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। तो सुनिए,
अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और ये याद रखना बच्चे कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी को बदल सकता है। सिर्फ इस ऑप्शनल को पढ़ने से आपका यूपीएससी के प्री क्वालिफाई होने की गारंटी होती है। 30 से 35 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन करो यार, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हर साल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से, और यह सेक्शन आपके लिए बेहद आसान होगा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो तो। कोशिश करिए कि आप इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल की तरह जरूर प्रिपेयर करें। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इन चीजों को समझना। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आएगी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर एनवायरमेंट के सभी चीजें, यू विल कवर ईच एंड एवरी पार्ट। बस द थिंग इज यू हैव टू ज्वाइन दिस बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं अभी 19 तारीख से या 20 तारीख से, माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें एडमिशन 31 जनवरी तक है और 31 ऑफ जैन तक आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। क्लियर? रिपब्लिक डे सेल पर यह आपको लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा है। बिल्कुल चांस मिस ना करें, ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लें। साथ ही हमारे P2I बैचेस नाउ प्रतिज्ञा फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसमें आपको 2 मेजर सुविधाएं ऐड करी गई हैं। SIP जो इंक्लूडेड होता ही है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑलवेज रेडी, बट इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये ऐड करा गया है कि आपको हर माह आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आप अच्छे अंक लाते हैं, टॉप मारते हैं, तो आपको मिलेगा 11,000 का कैश प्राइज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी क्लियर करते हैं तो ये बैचेस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होंगे, आपकी फी रिटर्न कर दी जाएगी। क्लियर? सो डियर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।